अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एमडीकेट के एग्जाम में एमसीक्यू बनकर आ सकते हैं। तो आइए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स की सबसे पहले आपको डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, mechanism of reaction and the factor that influence on the rate of chemical reaction। केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, रिएक्शन की रफ्तार के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं और उन तमाम फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं जो रिएक्शन की केमिकल रिएक्शन की रफ्तार पर असरअंदाज होते हैं, उन्हें हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? इंक्रीज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। भाई किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इजाफा होना और डिक्रीज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट या दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी आना पर यूनिट टाइम। टाइम के लिहाज से उसे रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जनरल फॉर्मूला इसका है रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन है डिपेंड टाइम। अगर ये एक रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन को दो अंदाज से लिखा जा सकता है। या तो पॉजिटिव में लिखो रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ये शो कर रहा है कि टाइम के लिहाज से प्रोडक्ट में इजाफा हो रहा है, या इसको माइनस में लिखा जाएगा लेकिन उस कंडीशन में रिएक्टेंट लिखा जाएगा कि टाइम के लिहाज से रिएक्टेंट में क्या आ रही है, कमी आ रही है। इसकी हमारे पास जो है वो कंसंट्रेशन की यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब, याद रखिएगा कंसंट्रेशन की यूनिट याद रखिएगा। रेट की यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, ये जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन की क्या है, यूनिट है। रेट लॉ की बात करेंगे। रेट लॉ इज एन इक्वेशन व्हिच स्पेसिफाई द रेट इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन विद ईच टर्म रेज टू द सम पावर। रेट लॉ जो है एक इक्वेशन है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन को और रेट रिएक्शन के दरमियान जो है वो रिलेशन को क्या किया जाता है, शो किया जाता है। मिसाल के तौर पर ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसकी रेट इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? रेट जो है वो लिखा जाएगा इक्वल टू के। अब ए की कंसंट्रेशन है और इसके नंबर ऑफ मोल को पावर की शक्ल में लिखा हुआ है ना, रेज टू द सम पावर, तो पावर में क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल, ये आ गया। बी की कंसंट्रेशन है और वाई जो है उसके क्या है, नंबर ऑफ मोल है, तो ये पावर में आ गया। रेट यहाँ इक्वल टू ये के जो है वो क्या कर रहा है, रेट कांस्टेंट को शो कर रहा है। ये के जो है वो क्या कर रहा है, रेट कांस्टेंट को शो कर रहा है। अब रेट कांस्टेंट तो नॉर्मली इक्वेशन में है, लेकिन स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होगा, जिसमें रेट और के दोनों आपस में बराबर होंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक कांस्टेंट ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी। अगर इसको 1 ले लो, इसको 1 ले लो, तो 1 तो सिंपल गायब हो जाएगा ना, 1 मल्टीप्लाई में तो अलग से शो नहीं करते। तो दोनों की कंसंट्रेशन अगर 1 मोल पर डीएम क्यूब अगर ले लेते हैं तो उस कंडीशन में रेट और के दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। उस वक्त इस कांस्टेंट को कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हम बात करेंगे। द सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन द रेट लॉ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है कि भाई रेट इक्वेशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट इस्तेमाल हो रहे हैं उनके एक्सपोनेंट का जो सम होता है उसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, देखिए ये इक्वेशन है, इसकी रेट इक्वेशन आपको लिखनी है। रेट इक्वेशन में सिंपल रिएक्टेंट लिखते हैं ना, रेट के, और ये आ गया। अब इसका पावर क्या है, 1, इसका पावर 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर में क्या है, इसमें आपने रेट इक्वेशन लिखी, नंबर ऑफ मोल 2 पावर में आ गया, पावर 2 है तो सेकंड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर में क्या हो गया हमारे पास, ये NO प्लस Cl2, NO प्लस ये आ गया 2 पावर में आ गया Cl2, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, तो ये थर्ड ऑर्डर है। इसी तरीके से जीरो ऑर्डर क्या होते हैं, जिसमें रिएक्शन की रफ्तार जो होती है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, रोशनी पर डिपेंड करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। उसमें क्या होगा, रेट और के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, कंसंट्रेशन पर रिएक्शन की रफ्तार डिपेंड नहीं करेगी। अब फर्स्ट ऑर्डर के अंदर जो है वो रेट, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर जो है आपके पास यूनिट जो बनती है वो के की, रेट कांस्टेंट की यूनिट जो है वो सेकंड इनवर्स है। इसमें एम इनवर्स सेकंड इनवर्स, m-2 सेकंड इनवर्स, ये यूनिट याद रखना, और जीरो ऑर्डर के अंदर m सेकंड इनवर्स बनती है। अब न्यूमेरिकल इसका किस तरह आता है, थोड़ा सा 2 एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं। फॉर एग्जांपल ये पूरा चार्ट बना हुआ आ जाएगा, भाई रेट ये है, n की ये है, सही है, समझ में आ रही। तो यहाँ हमारे पास ये है, अब हमें रेट पहचानना है, ठीक है। अब यहाँ इनिशियल पहले कंडीशन में कहा जा रहा है 0.1 मोल, 0.1 मोल, रेट ये था 8 एक्सपोनेंट -4 m सेकंड इनवर्स, ठीक है। m जो है ना ये मोल पर डीएम क्यूब की जगह लिखा जाता है। अब जो है वो n है ना, गौर से सुनिएगा, यहाँ हमारे पास NOO2, अब यहाँ इसमें बताया जा रहा है कि O2 को डबल कर दिया, ये अपनी जगह सेम है, O2 को डबल किया, आपने देखा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया, डबल हो गया। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू O2, जितना ये बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक है। फिर दोबारा ये कह रहा है O2 को अपनी जगह ले आए, वही इनिशियल हालत में लेकर आए और इसको जो है NO को डबल किया, NO को डबल किया, फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, NO के। दोनों को हमने ऐड कर दिया, इस दोनों को हमने क्या किया, O2 ये ऐड किया। अब इसके ऊपर पावर कुछ भी नहीं तो 1 है, पावर कुछ भी नहीं तो 1 है, 1 + 1 कितना होगा, 2, लिहाजा ये रिएक्शन जो है वो क्या है, सेकंड ऑर्डर है।
एक और एग्जांपल बुक वाली मैं आपको फिर बताता हूँ। ए और बी का यहाँ दिया गया है 0.1, ये 0.004, उस वक्त रेट है 1.25 एक्सपोनेंट -4। ठीक है, अब ए को क्या किया, डबल किया, इसको देखो सेम रखा है, ए को डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 1.25 से लेकर 2.5 हो गया, डबल हो गया। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, ए के। फिर यहाँ जो है वो ए को दोबारा अपनी इनिशियल हालत में लेकर आए, बी को क्या किया उन्होंने, डबल कर दिया, 0.05 है ना, 0.01 कर दिया, उसका डबल हो गया, 0.5 से 0.01 हो गया। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है डबल नहीं हो रहा, 4 गुना हो रहा, 1.25 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 5 बनता है, तो ये 4 टाइम्स हो रहा है। इसका मतलब इसका और रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान स्क्वायर का रिलेशन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन स्क्वायर, कंसंट्रेशन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों का एड कर दिया, यहाँ 1 है, यहाँ स्क्वायर है तो 2 है, 1 + 2 कितना हो गया, 3। तो ये हो गया थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये न्यूमेरिकल का भी थोड़ा सा मैंने आपको नो हाउ कर दिया कि इस तरह का सवाल इसका बड़ा कॉमन है। फिर हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में सबसे पहली चीज आती है नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे। नेचर ऑफ रिएक्टेंट में डिपेंड करता है, जिसमें सोडियम की जो नेचर है वो कैल्शियम के मुकाबले में बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करता है। तो पहला फैक्टर, कुछ रिएक्टेंट जो बहुत तेज रिएक्ट करते हैं, कुछ रिएक्टेंट जो है वो स्लो रिएक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करेंगे, ए और बी मिलकर ए बी बना रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, ए और बी के। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जितनी ज्यादा रखेंगे, रिएक्शन की रफ्तार भी उतनी ज्यादा होगी। सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। एग्जांपल दिया गया है कि जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड को आपस में रिएक्ट करते हैं, जिंक क्लोराइड बनता है। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है कि जिंक की चौक लो, जिंक का एक पीस ऑफ मेटल ले लो और हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट करवाओ, तो वो रिएक्शन स्लो होता है। लेकिन अगर उसी जिंक को अगर पीस डालो, छोटा पाउडर बना दो, और पाउडर जिंक को अगर HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो रिएक्शन बहुत तेजी से होता है। वजह यह है कि पाउडर का जो सरफेस एरिया होता है वो ज्यादा होता है, तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ज्यादा होगा। फिर रेडिएशन की बात हो रही है। रेडिएशन में क्या है, हाइड्रोजन और क्लोराइड जो है आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और सनलाइट की मौजूदगी में हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। ऐसे तमाम रिएक्शन को हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल में दो और रिएक्शन भी हैं, फोटोसिंथेसिस भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करेगा, और फोटोग्राफी जो पहले जमाने में होती थी उसमें भी, जो डिजिटल नॉन डिजिटल फोटोग्राफी में भी लाइट की इंटेंसिटी जो है वो क्या करती थी, बहुत ज्यादा मैटर करती थी। फिर टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं, टेम्परेचर में आ जाता है रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब क्या कहता है, रिएक्शन रेट इज अप्रोक्सीमेटली डबल विद द राइज ऑफ टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड या हर 10 केल्विन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है रूल ऑफ थंब के मुताबिक। फिर एक इक्वेशन याद रखना, एक्टिवेशन एनर्जी बराबर होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। इसका छोटा छोटा न्यूमेरिकल आता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी दी जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी दी जाती है, पूछा जाता है इंटरनल एनर्जी मालूम करो, या इंटरनल एनर्जी दी जाती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी दी जाती है, पूछा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी मालूम करो। तो इसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल बुक में है, आप चाहें तो उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कैटालाइसिस की हम बात करेंगे, अ सब्सटेंस व्हिच अल्टर द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग परमानेंट चेंजेस इन इट्स केमिकल नेचर इज कॉल्ड कैटलिस्ट। वो सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करे, अल्टर करे और अपनी केमिकल नेचर में कोई तब्दीली ना लेकर आए, उसे कैटलिस्ट कहते हैं। एंड द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ कैटलिस्ट इज रेफर्ड एज कैटलिस्ट। इस पूरे प्रोसेस को कैटालाइसिस भी कहते हैं। नॉर्मली जनरल रिएक्शन क्या होता है, ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ए बी बनता है, ये प्रोसेस स्लो होता है। कैटलिस्ट क्या करता है कि भाई किसी भी एक रिएक्टेंट के साथ आपस में जुड़ जाता है, और वो पहले स्टेप में जो है वो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये फास्ट होता है, और फिर ये अगले रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट बना देता है, और कैटलिस्ट दोबारा से अपनी इनिशियल हालत में आ जाता है, खुद जो है रिएक्शन में इन्वॉल्व, केमिकली इन्वॉल्व नहीं हो रहा। पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। अब एग्जांपल हमारे पास क्या है, अमोनिया हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, अमोनिया बनता है हेबर प्रोसेस में। इसमें कैटलिस्ट के तौर पर आयरन पाउडर है, और ये पॉजिटिव कैटलिस्ट यानी रिएक्शन को तेज करने का काम करता है। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। इसमें कैटलिस्ट जो है वो वेनेडियम ऑक्साइड है, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड है, और ये प्रोसेस कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, और इसमें वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड पॉजिटिव कैटलिस्ट का किरदार अदा करता है। और इसी तरीके से पोटेशियम क्लोराइड जो है, पोटेशियम क्लोरेट की डीकम्पोजिशन जो हो रही है, जिसमें पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन रहा है, उसमें मैंगनीज ऑक्साइड जो है वो पॉजिटिव कैटलिस्ट का किरदार अदा करता है। ऑक्सीडेशन ऑफ
क्लोरोफॉर्म की अगर हम बात करते हैं, इसमें जो है वो मिथाइल क्लोराइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। हमारे पास इसमें 2% इथाइल क्लोराइड जो है वो नेगेटिव कैटेलिस्ट का किरदार अदा करता है, यानी रिएक्शन को स्लो कर देता है। डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसमें ग्लिसरीन जो होता है वो नेगेटिव कैटेलिस्ट के तौर पर किरदार अदा करता है। अब ये जो कैटेलिस्ट हमारे पास है वो होमोजेनस कैटेलाइसिस है, जिसमें क्या होता है इसको कैटेलिस्ट और रिएक्टेंट जो होते हैं वो सेम फेज में होते हैं, उसे होमोजेनस कैटेलाइसिस कहते हैं। अब एसिड बेस कैटेलाइसिस की अगर हम बात करते हैं, उसमें क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट विद इफ स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड इज एडेड। एथाइल एसीटेट है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, एथाइल अल्कोहल में और कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसमें स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड यानी सल्फ्यूरिक एसिड शामिल करते हैं। दोनों जो होते हैं वो सेम स्टेट में होते हैं, अगर ये लिक्विड है तो वो भी लिक्विड है। ऑटो कैटेलाइसिस भी इसकी एग्जांपल है, वन ऑफ द रिएक्टेंट्स वन ऑफ द प्रोडक्ट इट सेल्फ सर्व एज अ कैटेलिस्ट। इसमें से क्या होगा, प्रोडक्ट खुद जो है वो कैटेलिस्ट का किरदार अदा करेगा, उसे ऑटो कैटेलाइसिस कहते हैं। एग्जांपल है रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन बिटवीन केमिनोफोर एंड ऑक्सैलिक एसिड। इसमें क्या होता है, मैंगनीज आयन जो होता है, जो मैंगनीज सल्फेट कैटेलाइज रिएक्शन, मैंगनीज आयन जो होता है यानी पोटेशियम केमिनोफोर से रिलीज होने वाला, ये ऑटो कैटेलाइसिस के तौर पर क्या करता है, काम करता है। फिर यहाँ हम बात करते हैं हेट्रोजीनस कैटेलाइसिस में क्या होगा कि ये जो कैटेलिस्ट जो होगा वो सेम फेज में नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पर सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये गैस की शक्ल में, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस की शक्ल में बनता है, उसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो ये सॉलिड होता है, सेम फेज में नहीं है, इसलिए हेट्रोजीनस कैटेलाइसिस कहते हैं। अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं, इसमें आयरन जो होता है वो पाउडर की शक्ल में सॉलिड फॉर्म में होता है और अमोनिया गैस बनता है। ये सारी गैसेस होती हैं और ये क्या है, सॉलिड होता है। एंजाइम कैटेलाइसिस की अगर हम बात करते हैं, ए और बी, मिसाल के तौर पे यहाँ एंजाइम क्या होते हैं, बायोकैटेलिस्ट होते हैं, बायोलॉजी वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, पूरे पूरे चैप्टर बायोलॉजी में पढ़ते हैं। लिविंग सिस्टम में होता है कैटेलाइज 1000 टाइम फास्टर, किसी भी रिएक्शन को 1000 गुना से ज्यादा फास्ट करने की सलाहियत रखते हैं। हाईली स्पेसिफिक होता है, उसमें क्या होता है, दो रिएक्टेंट है, एंजाइम उसके साथ रिएक्ट करता है, एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है और फाइनली एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है। अब यहाँ हमारे पास कुछ एग्जाम्पल के तौर पर ये लिखा हुआ है, प्रोटीएस, अमाइलेस और लाइपेस, ये क्या है, एंजाइम है, आर यूज इन मॉडर्न लॉन्ड्री डिटर्जेंट। मॉडर्न लॉन्ड्री डिटर्जेंट के अंदर ये प्रोटीएस, अमाइलेस और लाइपेस नाम के एंजाइम का इस्तेमाल होता है फॉर द रिमूवल ऑफ स्टेन फ्रॉम फैब्रिक, फैब्रिक से जो है वो रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये प्रोटीएस का काम क्या करता है, रिमूव एग और ग्रेवी स्टेन, जो प्रोटीन से रिलेटेड जो भी दाग होते हैं इसको रिमूव करता है। अमाइलेस क्या करता है, स्टार्च के जो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड दाग होते हैं उसको रिमूव करता है। और लाइपेस क्या करता है, ऑयल और फैट, चिकनाहट वाली चीज़ों को क्या करता है, रिमूव करता है। और ये एंजाइम हाईली स्पेसिफिक होते हैं और कपड़ों के दाग को जरा भी नुकसान, महंगे कपड़े होते हैं ना, तो आपको पता है एंजाइम तो हाईली स्पेसिफिक होता है, तो एंजाइम तो सिर्फ अपनी पर्टिकुलर चीजों पर जाकर क्या करेगा, एक्ट करेगा और कपड़ों को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। तो मॉडर्न लॉन्ड्री वगैरह में इनका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर काफी इंफॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।